अगर आपसे कोई पूछे कि मज़ा कैसे लेना चाहिए तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा। एक्चुअली हुआ यही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये चाचा हैं हमारे, इनका ज़बरदस्त मज़ा ले लिया गया है। और मज़ा किसने लिया है? मज़ा लिया है इन्होंने, जो पीछे हमारा ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तुषार मेहता जी हैं ये। इन्होंने ज़बरदस्त वाला मज़ा ले लिया है चाचा का। एक्चुअली हुआ यूँ कि दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहस चल रही थी वक़्फ़ कानून को लेके। पहला दिन विपक्ष को दिया गया था कि भाई अपने पॉइंट्स आके यहाँ पे रखिए। विपक्ष ने अपने पॉइंट्स रखने में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब कपिल सिब्बल साहब दे नहीं पाए। ठीक है। दूसरा दिन जो इनके लिए हुआ था कि पक्ष वाले जो मतलब अभी मौजूदा सरकार है उनको बहस में मतलब बोलने दिया जाए, तो ये आते हैं यहाँ पे तुषार मेहता जी और ज़बरदस्त अब जो गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं वो रख के चले जाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो पहले दिन क्या होता है, जब पहला दिन ये बहस होता है तो पहला दिन जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सीजीआई हैं हमारे, ठीक है, वो पूछते हैं कि भाई ये चीज़ पहले आप बताइए कि सरकार जो ये बिल लेके आई है, इस बिल के आधार पे कैसे वक्फ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी, मतलब हथिया लेगी, हड़प कर लेगी। ये चीज़ पहले आप समझा दीजिए इस बिल के हिसाब से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो ये पूछा कि दूसरा ये बताइए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। जब 1954 में आप एक एक्ट लेके आए, वक्फ एक्ट, तो मौजूदा जो सरकार है क्या उसके पास अधिकार है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है? अगर है तो अमेंडमेंट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो बताइए। बेचारे कपिल सिब्बल साहब कुछ बोल नहीं पाए, ठीक है, कुछ बता नहीं पाए इन दोनों पॉइंट्स पे। अब ऐसे ऐसे करके अपना निकल गए। लेकिन दूसरे दिन जब बहस हुई उस दिन और इंटरेस्टिंग हुआ। उस दिन मतलब गुगली पे गुगली फेंका गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो पक्ष रखने आए थे उनके द्वारा। हालांकि उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये तुषार मेहता जी हैं, ठीक है, और मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पे हैं। सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आर्टिकल 76 कंप्लीटली अटॉर्नी जनरल को डेडिकेटेड है। तो अटॉर्नी जनरल के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और सरकार का जो लीगल एडवाइज़र होता है वो अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। ठीक है, तो सरकार का पक्ष लीगल वे में रखने का अधिकार अटॉर्नी जनरल के पास होता है। और तुषार मेहता साहब अटॉर्नी जनरल को मतलब असिस्टेंट है समझिए। तो वही इसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे। ठीक है, मौजूदा अगर हम बात करें एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तो ये हैं वेंकटा रमनई। ठीक है, मौजूदा अभी अटॉर्नी जनरल हैं और इससे पहले के वेणुगोपाल थे। देखो दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। जब गवर्नमेंट को ये मौका मिला कि अपना पक्ष रखो तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो पक्ष रखा है कि भाई एक चीज़ बताइए, हम इस्लाम के खिलाफ कैसे ये कानून लेके आए। इस्लामी लॉ में कहीं पे भी वक्फ की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, मतलब वक्फ को नहीं बताया गया है। ये लॉ नहीं है, ये चैरिटी है जो इंडिविजुअल पर्सन का अधिकार है। अगर मेरे को चैरिटी देना है तो मैं दूंगा, अगर मेरे को नहीं देना है तो मैं नहीं दूंगा। ये इंडिविजुअल अधिकार है। इसमें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम इस्लामी लॉ के खिलाफ जा रहे हैं या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मुस्लिमों के जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाए। ऐसा तो नहीं है, ये तो लॉ है ही नहीं। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना जो फॉलो किया जाता है। चैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो फॉलो किया जाता है। तो इसमें तो हम अगर अमेंडमेंट लेके आए हैं तो इसमें तो कोई भी वो चीज़ नहीं हो रही है कि हम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। और इस पे एक ऑलरेडी एक्ट आ चुका है 1954 में। तो क्या जब उस टाइम पे ये एक्ट आया था तो क्या वो गैर संवैधानिक था? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ था? ऐसा तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बात तो सही है। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने रखा कि भाई दो नॉन मुस्लिम्स की बात कही गई थी और कहा गया था कि भाई इसमें धीरे धीरे नॉन मुस्लिम्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ते जाएगी और पूरा वक्फ पे नॉन मुस्लिम का कंट्रोल हो जाएगा। उस पर भी इन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि नहीं भैया, सिर्फ 2 ही नॉन मुस्लिम होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 नहीं होगा, मैक्सिमम 2 होगा और मिनिमम 1 आप रख सकते हैं तो रखिए, 2 रख सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाती है। और इस पे भी उन्होंने ये कहा कि भाई
जब ये चैरिटी का मामला है, ये वक्फ का मामला है, देखिए इसमें जो मेन पॉइंट उन्होंने कही कि क्यों ना हम शामिल करें नॉन मुस्लिम को। आप एक बात बताइए, जो वक्फ है क्या वो किसी कोई मस्जिद है क्या उसको कंट्रोल करती है? नहीं करती है। वक्फ जो है वो एक प्रॉपर्टी को हैंडल करती है, कंट्रोल करती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक छत है, उस छत के नीचे 2-4 कमरे बने हुए हैं, वो सारे कमरे अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो छत है उसको वक्फ बोला जाता है कि ये वक्फ है और इसके नीचे 4-5 कमरे हैं। मंदिर में ऐसा नहीं हो सकता या गुरुद्वारे में ऐसा नहीं हो सकता है। रीज़न कि मंदिर, कभी आपने सुना है कि कोई मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रन कर रही हो और वहाँ से वो रेंट ले रही हो? कहीं सुना है आपने कि कोई गुरुद्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई मॉल रन कर रही हो, वहाँ से वो रेंट ले रही हो? ऐसा नहीं होता है भाई। उल्टा मंदिर खुद पैसा डोनेट करती है। जैसे मान लीजिए महावीर मंदिर है पटना की, तो वो कैंसर संस्थान चलाती है, महावीर कैंसर संस्थान पटना के अंदर। तो जो भी उस मंदिर में चढ़ावा आता है वो सारा चढ़ावा जो है उस कैंसर हॉस्पिटल को दिया जाता है, ना कि उससे रेंट वसूला जा रहा है। वक्फ का कॉन्सेप्ट अलग है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे आप देख रहे होंगे शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे वो रेंट लेते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट है तो इसमें नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मंदिर वाले में नहीं हो सकता है, क्योंकि मंदिर हर चीज़ खुद कंट्रोल कर, इवन पूजा जो होता है अंदर, उसकी आरती जो होती है वो सारा का सारा ट्रस्ट मंदिर ही करती है। वो कोई एक छत नहीं है, छत जैसा नहीं है कि हमने ये दे दिया उसके अंदर तुम मंदिर बना लो, तुम उसके अंदर स्कूल बना लो, तुम उसके अंदर हॉस्पिटल बना लो, बस हमको रेंट देते रहना, तुम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लो। ऐसा कहीं मंदिर में नहीं होता है, कोई भी गुरुद्वारे के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, या कोई भी जो भी अदर धर्म है उसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा जो अहम पॉइंट था कि आईएएस अधिकारी को बोला गया था कि इसमें पूरी पावर दे दी गई है और आईएएस अधिकारी चाहेगा तो वो प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, आईएएस अधिकारी चाहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस पर भी तुषार मेहता जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि भैया आईएएस अधिकारी केवल जांच करेगा, इंक्वायरी करेगी। जिस प्रॉपर्टी को लेके विवाद है उस प्रॉपर्टी पे आईएएस अधिकारी बस इंक्वायरी करेगा और फाइनल रिपोर्ट कि उस इंक्वायरी में क्या निकला, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, क्या उसके नाम पे रजिस्टर है, क्या वो प्रॉपर्टी कभी रूट हुई थी नहीं हुई थी, वगैरह वगैरह जो भी जांच का विषय है वो सारे जांच करके वो अपना फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करेगा भाई। उसके बाद जिस दो पक्षों के बीच में विवाद है वो दोनों पक्ष कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में उसको मतलब फाइट करेंगे लीगली पूरी, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी उनको हैंडल होगी। मतलब इसमें लीगली जाना ही पड़ेगा, जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा। आईएएस अधिकारी केवल और केवल जांच के लिए रखा गया है कि भैया आप जांच करके फाइनल रिपोर्ट दे दो। और जो चौथा पॉइंट है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट तुषार मेहता जी ने रखा कि भाई इस देश के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी लैंड है, वो सरकार का अधिकार है कि सरकार को ये पता हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसके किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसके नाम से रूट हुई है, ठीक है, किसके नाम से ट्रांसफ़र हुई है, वगैरह वगैरह जो भी है वो सारे गवर्नमेंट को पता होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो 100 साल पुराना पेपर कोई बड़ा पेपर नहीं होता। इन्होंने ये भी कहा कि भाई आपके पास रजिस्ट्री के पेपर नहीं है, आपके पास ये तो पेपर होगा कि किसके नाम पे ये प्रॉपर्टी था, वो कहाँ से ये रूट होके आपके पास आया है। कम से कम आपके पास ये भी तो पेपर होना चाहिए कि जहाँ से ये रूट होके आया है वो लोग अभी कहाँ हैं। कोई तो पेपर, एक छोटा सा पेपर दिखा दीजिए, रूट का ही पेपर। आप रजिस्ट्री का पेपर मत दिखाइए, कम से कम यही तो पेपर आप दिखा दीजिए कि आपके फलाना फलाना से वाया वाया होते हुए आपके पास आया है। कम से कम ये भी है आपके पास तो उसको भी हम मान लेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये प्रॉपर्टी हमारा है, तो वो कैसे मान लिया जाए भाई? वो तो नहीं माना जा सकता यार। 100 साल पुराना पेपर। आप लोग भी, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, जब आप लोग भी अपने ज़मीन के पेपर्स निकलवाने जाते होंगे जब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो आपको कितने कितने पुराने, मतलब आपके परदादा छरदादा जो भी होंगे उन सब का नाम निकल के आ जाता है कि किसी टाइम पे इनके नाम पे था, उससे पहले उनके नाम पे था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, उसके बाद अभी इनके नाम पे करंटली चल रहा है। तो क्या ये वक्फ जाके वहाँ से नहीं निकलवा सकता है? बिल्कुल निकलवा सकता है। लेकिन जब ये निकलवाने जाएंगे तो बोल पट्टी खुल जाएगी,
इसलिए ये इससे बचना चाह रहे थे। और किसी टाइम पे यही लोग हैं जो राम मंदिर के लिए पेपर मांग रहे थे, इवन कमरे का पेपर मांगा था कि कौन से कमरे में राम जी पैदा हुए थे, पेपर लेके आओ। 7,000 साल पुराना पेपर ये इनको चाहिए था, और 100 साल पुराना पेपर ये नहीं निकाल के दे पा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता है। अभी अगर हम ज्ञानवापी को लेकर अभी चले जाएं, ठीक है, अभी हम मथुरा को लेकर चले जाएं तो 5,000 साल 6,000 साल पुराना केस है ये। मथुरा जो केस है ये 5,000 साल पहले कृष्ण आए थे इस धरती पे। उस टाइम का पेपर इनको अभी चाहिए होगा, लेकिन ये 100 साल पुराना पेपर ये नहीं निकाल के दे सकते, जो कि ईजी वे में निकल सकता है भाई। ईजी वे में आप रजिस्ट्रार ऑफिस के पास आप लोग ही जाइए अपने ज़मीन के पेपर्स निकलवाने के लिए, आपको निकाल के दे देगा 100 साल 150 साल पुराना पेपर आपके पास आ जाएगा। और ये वक्त के पास नहीं आ पा रहा है। सरकार ने तो इतना छूट दे दिया कि भाई रजिस्ट्री पेपर तुम छोड़ो, तुम रूट का ही पेपर दिखाना दो कि कहाँ से तुमने ये रूट किया है, किसने आपको ये लिख के दिया था कि भैया ये ज़मीन आपकी है, कुछ तो दिखा दो। सरकार ने इतनी तक आपको छूट दे दी है कि इतना तक करके दे दो। उसके बाद भी अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर लानत है। और ये सब पॉइंट्स के बाद कपिल सिब्बल जी की वाट लग गई। कपिल सिब्बल जी सोचे थे कि भाई कुछ और होगा, और चाचा के साथ कुछ और हो गया। अब चाचा 2-3 साल तक मतलब सदमे में रहने वाले हैं, ठीक है। और अगली बार से कोई भी केस लड़ने से पहले 100 बार 200 बार पढ़ के जाएंगे कि बेटा पहले अच्छे से पढ़ ले कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम केस लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।